गुड मॉर्निंग। तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है मानव जनन तंत्र। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र, तो पुरुष जनन तंत्र में वैसे टॉपिक जो है वो मानव जनन तंत्र है। और मानव जनन तंत्र में दोनों ही तंत्र आते हैं। कौन कौन से? नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो यहां सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है वो है पुरुष जनन तंत्र। तो पुरुष जनन तंत्र सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये कहां पर स्थित होता है। तो ये ध्यान रखना है कि पुरुष जनन तंत्र कहां पर स्थित होता है? पेल्विक रीजन, मतलब श्रोणी क्षेत्र में। कहां पर? श्रोणी वाले भाग में, श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित होता है, अवस्थित होता है। इसमें शामिल होते हैं, किसमें? पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन से टॉपिक शामिल आते हैं? इसमें आते हैं एक जोड़ी वृषण, क्योंकि वृषण के अंदर क्या बनते हैं? शुक्राणु का उत्पादन होता है। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाओं में कौन कौन नलिकाएं आती है बेटा? शुक्रजन नलिकाएं आती हैं। इसमें सहायक नलिकाओं में आपकी शुक्र वाहिनियां होती हैं। शुक्र वाहिनियां बेटा क्या होती है? शुक्र वाहिनियां, क्योंकि ये वृषण के अंदर तो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, लेकिन ये नरजनन तंत्र में सहायक जो वाहिनियां वो शुक्र वाहिनियां हैं। और सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती बताइए, जो पहले पढ़ रही हैं आपने? प्रोस्टेट ग्रंथि है, काउपर्स ग्रंथि है, पढ़िए बेटा। और बाह्य जननेंद्रिय में आपका शिश्न शामिल है। ठीक है, जो बाह्य जननांग क्या शिश्न तो है। और सहायक जनन ग्रंथि में आपकी एक तो प्रोस्टेट है बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि, और काउपर्स, काउपर्स ग्रंथि। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन से। वैसे ये जो वृषण है ये क्या बेटा? प्राथमिक जननांग है। क्या है ये? प्राथमिक, ये प्राथमिक जननांग है, क्योंकि ये वृषण के मुख्य जननांग तो वृषण ही है ना बेटा। नरजनन तंत्र का मतलब क्या होता है? शुक्राणु निर्माण और शुक्राणु स्थानांतरण। शुक्राणु निर्माण में तो इसकी भूमिका होती है, और बाकी सभी की भूमिका किसमें होती है? ये स्थानांतरण में सहायता करती है। शिश्न भी स्थानांतरण में सहायता कर रहा है। ये जो सहायक नलिकाएं होती, नलिकाओं से शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचते हैं। ये ग्रंथियां संभोग में प्रक्रिया, संभोग प्रक्रिया में सहायता करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो आपका अंग है टेस्टिज, वृषण। सब जानते हैं बेटा कितने वृषण होते हैं मानव में? पुरुष में एक जोड़ी वृषण होते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं बेटा? जो अंडकोश, स्क्रोटम में स्थित होते हैं। वृषण कोश के अंदर एक शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना है, सभी लोग जानते हैं। उस थैलीनुमा संरचना में आपके एक जोड़ी वृषण स्थित होते हैं। दूसरी बात, इनका जो लंबाई होती है वो ये ध्यान रखनी है आपको, लंबाई अधिक होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई 2 से 3, ये दोनों चीज याद रखनी है। लंबाई 4 से 5 और चौड़ाई 2 से 3। दूसरी बात, वृषण का ताप जो होता है शरीर के ताप से
2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगले केस में आएगा कि जो वृषण का जो ताप होता है शरीर के ताप से कितना कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और बताइए बेटा इस कम तापमान का क्या असर होता है भाई, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो शुक्राणु परिपक्व होने के लिए आवश्यक है, बता दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 होता है, और जो शरीर से बाहर वृषण कोष हैं लटके हुए हैं उन वृषण से उनका जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाता। इसलिए वृषणों का निर्माण तो उदर गुहा में होता है, लेकिन जब बच्चा भ्रूण 6 महीने का होता है तो ये शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में लटक जाते हैं जिसे वृषण कोष कहते हैं। और वृषण कोष का टेम्परेचर हमेशा ही 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और इसी तापमान पर शुक्राणु का परिपक्व होता है। तो देखिए बात बता दी मैंने आपको कि शरीर के ताप से कितना कम होगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और इसी ताप पर शुक्राणु जो शुक्राणु निर्माण के लिए या परिपक्वन के लिए आवश्यक है। अधिक तापमान के कारण शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते, इसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, एजोस्पर्मिया। अब देखिए वृषण के भीतर कुंडलित नलिकाएं होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, वीर्य नलिकाएं बोल सकते हो या शुक्र जनन नलिकाएं, क्या बोल सकते हैं बेटा, शुक्र जनन नलिकाएं। और इन नलिकाओं का जो कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण। इन नलिकाओं की जो भीतरी परत में जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जर्म सेल्स बोलते हैं। भीतरी परत में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको जर्म सेल बोलते हैं। वो इन्हीं यही कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब देखिए ये साइज बड़ा कर रखा है और छोटा छोटा होता है। अब जो जनन कोशिकाएं होती हैं इन नलिकाओं की भीतरी परत पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं। ये वो कोशिकाएं जो शुक्र नलिका के अंदर की ओर पहली परत है, वो यही कोशिकाएं, इनको नरजर्म कोशिकाएं भी कहते हैं। नरजर्म कोशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि यही शुक्राणु का निर्माण करती है। अब देखिए लिख रहा है कि जो विभाजन द्वारा क्या बनाती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। फिर आएगा नरजर्म कोशिका से प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया। देखो शुक्राणु का जो परिवर्तन होता है, नरजर्म सेल, क्या बेटा, नर जर्म कोशिका, इससे क्या बनता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, इसके बाद में आएगा बेटा स्पर्मेटोसाइट है, नरजर्म कोशिका, फिर आपकी स्पर्मेटोगोनिया आएगा, स्पर्मेटोगोनिया।
फिर आएगा बेटा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ये बेटा स्पर्मेटोसाइट कर दो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट आएगा। फिर आएगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड आएगा। और स्पर्मेटिड के बाद में क्या आएगा बेटा? शुक्राणु। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। और ये होती बेटा शुक्राणु शुक्राणुपूर्वी। शुक्राणुपूर्वी का मतलब है शुक्राणु से पहली संरचना, स्पर्मेटिड बोलते हैं। इससे शुक्राणु बनेगा, इसमें स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। नरजन्म कोशिकाएं, इनको जननोपकला कोशिकाएं भी कहते हैं, जननोपकला कोशिका कहते हैं। इनसे बनती है शुक्र जनन कोशिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्र जनन कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बनती है स्पर्मेटोसाइट। हालांकि अंडाणु में उगोनिया, उगोनिया ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, द्वितीयक ऊसाइड बनेंगे, लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनेगा, स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड, शुक्राणु पूर्वी कोशिका। अब शुक्राणु पूर्वी के बाद बनेगा आपका शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ। अब देखिए इन वीर्य नलिकाओं मतलब शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में एक अवकाश पाया जाता है। इस अवकाश को बोलते हैं अंतराली अवकाश। और इस अवकाश में ये कोशिकाएं पाई जाती है, बेटा जानते हैं ये कोशिका पाई जाती है लीडिंग कोशिका है, जिनको अंतराली कोशिका कहते हैं, क्योंकि शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाई जाती है। और ये अंतराली कोशिकाओं का एक कार्य होता है कि ये हार्मोन का श्रावण करती, किसका? टेस्टोस्टेरोन। एक बात ध्यान रखना कि कौन सी कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती, बताइए कौन सी कोशिकाएं नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन श्रावण करती है? अंतराली कोशिकाएं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये लीडिंग कोशिकाएं। अब देखिए वृषण से निकलने वाली नलिकाएं सहायक नलिकाओं से जुड़ती हैं। वृषण से निकलने वाली नलिकाएं सहायक नलिकाओं से जुड़ती हैं, जैसे एपिडिडाइमस, जानते हो? इसको बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण। क्योंकि जो वृषण से नलिकाएं निकल रही हैं वो आपस में कुंडित होकर के पैर बनाती है वृषण जालक। क्या बनाती है? वृषण जालक बनाती है। और वृषण जालक से ये आगे जाकर के, ध्यान दो, एक नलिका में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या? आदिवृषण। सुना होगा, वृषण के ऊपर एक कुंडलित नलिका पाई जाती है, जिसको आप अधिवृषण बोलते हैं। अधिवृषण का मतलब जानते हो? अधिवृषण वो नलिका, वो भाग है वृषण का जहां शुक्राणुओं का अस्थायी कलेक्शन होता है। मतलब वृषण में यदि अधिवृषण में यदि शुक्राणु 1 महीने भी रह गए तो इनका अपघटन ना होकर इनके तरल का प्रश्न हो जाता है। यही वो चीज है बेटा, कहते हैं ना ब्रह्मचर्य की ताकत। क्योंकि जितना आप लोग अपने सीमेन को वेस्ट करोगे ना, उतनी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और जितना आप कलेक्शन करोगे 1 महीने के बाद, जो आपके तरल है अधिवृषण के शुक्र तरल है, उसकी शक्ति, उसका एब्जॉर्बेशन हो जाएगा और वही शक्ति आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगी। इसलिए कंजर्व योर सीमेन। हमें अपने सीमेन को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। यदि आपको अंदरूनी शक्ति बनानी है
एक ताकत बनानी है और कमजोरी बनना है तो उसको बेस्ट कीजिए। उसके बाद में वास डिफरेंस आदि, आदि प्रश्न के बाद वास डिफरेंस जानते हो बेटा? आदि प्रश्न आगे बढ़ के क्या बनाती है? शुक्र वाहिनी। क्या बनाती है बेटा? ये शुक्र वाहिनी है बेटा। देखो अधिप्रश्न, ध्यान दो, अधिप्रश्न आगे बढ़ क्या बनाएगी? शुक्र वाहिनी बनाती है। ये शुक्र वाहिनी बनेगी और शुक्र वाहिनी शुक्राणु को कहां इकट्ठा करती है? शुक्राशय में। अब देखिए एपिडर्मिस से शुक्राणुओं का संग्रहण और परिपक्वता होती है। अब क्वेश्चन, एपिडर्मिस क्या काम, जो अधिप्रश्न का कार्य, व्हाट इज फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, जो अधिप्रश्न होता है उसका कार्य क्या होता है, कोई बताएगा बेटा? अधिप्रश्न में शुक्राणु 1 महीने तक संचित रह सकते हैं, लेकिन अधिप्रश्न में शुक्राणु का परिपक्वन भी होता है। लिख रहा है इसमें, देखो संग्रहण तो होता ही है लेकिन परिपक्वता प्राप्त करते हैं। भाई मैच्योरिटी, अभी बन के तैयार हुए ना, हमारा बच्चा अभी जन्म लेके तैयार हुआ तो परिपक्व थोड़ी हो जाएगा, वो टाइम लगेगा। ऐसे शुक्राणु अभी बन के तैयार हुए तो सबसे पहले अधिप्रश्न में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे बेटा अधिप्रश्न के अंदर। जहां वो क्या प्राप्त होगी? परिपक्वता प्राप्त होगी। परिपक्वता के बाद में फिर वो अधिप्रश्न से कहां पे आएंगे बताओ बेटा? शुक्राशय में आएंगे। शुक्राशय के अंदर भी खूब खा पी के वो खूब परिपक्वता प्राप्त करते, क्योंकि शुक्राशय तरल का इस्तेमाल करते। उसके बाद में मतलब इनमें परिपक्व नहीं हो रहा बेटा, और अंतिम परिपक्वन तो कहां पर होता पता है आपको? मजबूती प्रदान होती है गर्भ योनि मार्ग में। योनि मार्ग में दौड़ते हैं तो वही शुक्राणु वहां तक पहुंच पाते टारगेट तक, कौन से? जो ताकतवर होते हैं, जो सक्षम होते हैं। 400 मिलियन शुक्राणु में से मात्र 100 शुक्राणु ही फैलोपियन लगाते पहुंच पाते हैं, उनमें से मात्र 1 शुक्राणु ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। एक ही पर्याप्त लाखों में से। सहायक जनन ग्रंथियों की बात करें तो सिमिनल, वेसिकल, जानते हो बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, इसको बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि। देखो बेटा ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये बीरा कितना भाग बनाती है बताइए? करीबन 60% भाग बनाती है बेटा। कितना बनाती है? सहायक ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल, वेसिकल, शुक्राशय ग्रंथि है। ध्यान दो, पहली जो ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है? ये शुक्राशय ग्रंथि है। ध्यान दो, सहायक ग्रंथियों में वैध होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। करीबन 60% भाग तो ये बनाती है शुक्राणु, उसका किसका? वीर्य का 60% भाग तो ये बनाती है शुक्राशय ग्रंथि। 20 से 25% भाग ये बनाती है, तो जो शेष भाग जो होता है ये बनाती है काउपर्स ग्रंथि। ये बात ध्यान रखना। इसका जो तरल होता है शुक्राणु को पोषण देता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि का और ये जो काउपर्स ग्रंथि होती बेटा एक चिकना पारदर्शी पदार्थ स्रावित करती है जो संभोग क्रिया को सुगम बनाता है। अब देखिए वीर्य द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को पोषण और स्वच्छ प्रदान करते हैं। ध्यान दो, शुक्राणु का निर्माण कौन कर रहा था बेटा? वृषण हो रहा, वृषण कर रही थी नहीं कर रहे थे? अब उन शुक्राणुओं को उनका संग्रहण कहां होता है भाई? उनको पोषण ही तो ये मिलेगा, ये जो, हाँ
जो वीर्य द्रव है, वीर्य निर्माण हो रहा है, जो शुक्राणुओं को पोषण भी देगा और सुरक्षा भी देगा। क्योंकि आप जानते हैं बेटा, पोषण भी मिलता है और सुरक्षा मिलती है, क्योंकि इन ग्रंथियों का जो चिकना स्राव होता है उन्हें गति को सुगम बनाता है। इस ग्रंथि का जो स्राव होता है ना, काउपर्स ग्रंथि, ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है। जब दूध फट जाता है ना, ऐसे यदि वीर्य फट गया कोई काम का नहीं रहता, इसलिए स्कंदन को भी रोकेगा। तो ये साग जनन ग्रंथियां हैं। अब बेटा, अब बाह्य जननांग के बारे में जानते हैं सभी, जिसको लिंग बोलते हैं। लिंग माने पेनिस या शिश्न बोलते हैं। शिश्न बोला जाता है, जो मूत्र तथा वीर्य के निष्कासन का कार्य करता है। क्योंकि बेटा ये कैसा मार्ग है, मतलब कि शिश्न के अंदर जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग ये उभयनिष्ठ मार्ग है, कोमन उभयनिष्ठ मार्ग। क्योंकि इससे दोनों ही बाहर आते, कौन, मूत्र भी बाहर निकलता है और वीर्य, दोनों के निष्कासन का कार्य करता है। अब देखिए, केवल नर जनन तंत्र की संरचना थी, वो संरचना बता दी बेसिक, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। अब मादा जनन तंत्र की संरचना है। तो देखिए, स्त्री जनन तंत्र कहाँ होता है बेटा, एक अंडाशय। जिस प्रकार से वृषण प्राथमिक जननांग थे, उसी प्रकार से जो अंडाशय होता है ये भी प्राथमिक जननांग होता है। जनन करने वाला मुख्य अंग कौन, अंडाशय। क्योंकि बेटा अंडाशय किसका निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। ये तो मुख्य जननांग है। उसके बाद में सहायक जननांग के रूप में ये सभी क्या है, यहां से आगे जो पढ़ रहे हो ये सहायक जनन अंग है। सहायक जनन अंग, जिनमें आपके आते कौन से, अंडवाहिनी सहायक जनन अंग है, गर्भाशय है, गर्भाशय ग्रीवा है और योनि है, ये शामिल हैं। ये जनन, अब इनके कार्य क्या होते हैं, देखो अंडवाहिनी में क्या होता है बेटा, देखो अंडाशय जनन क्रिया करता है, अंडाशय जनन करता है मतलब अंडाणु का निर्माण करता है। जो अंडवाहिनी होती है वो काम करती है निषेचन का। कोई यूं कहे कि मादा में या किसी भी जीव में अंडाणु का निषेचन कहां होता है, एक ऑब्जेक्ट आएगा बेटा आपका, अंडाणु का निषेचन कहां होता है, या पूछ सकता निषेचन क्रिया कहां पे होती है, तो लिखोगे आप कहां पे बेटा, आपके अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। उसके बाद में भ्रूण विकास, ये भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट में कि भ्रूण के विकास की क्रिया कहां पे होती है, अंडाशय में, गर्भाशय में, आमाशय में, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं भ्रूण का विकास कहां पे होता है, योनि में होता है, गर्भाशय में होता है या अंडवाहिनी में होता है, बताइए भ्रूण का विकास कहां होगा। तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में होगा। इरर केसों में लाखों में से एक बंदे को ये अंडाशय अंडवाहिनी के अंदर विरूपित हो जाता है, फैलोपियन नलिका के अंदर। ऐसा केस इंडिया में तो केवल एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया बेटा जिसका अंडवाहिनी बना था,
बाकी के बेटा यदि वो बन गया, यदि अंडवाहिनी में रोपण हो गया किसी कारणवश, वो अंडाणु रुक गया, मान जो युग्मनज गया था वो फैलोपियन नलिका में अटक गया किसी कारणवश, और वही वो आकर बढ़ गया, फिर लटका रह जाएगा बेटा। और जैसे उसका आकार बढ़ेगा तो फिर पेन होगा, दर्द होगा, क्योंकि वो आकार बढ़ रहा है भ्रूण का, और वो फंस गया तो फंस गया बेटा, अब निकल नहीं पाएगा नहीं। तो एकमात्र विकल्प होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन बाहर निकाल दो उसको। अभी ये जो इनकी कोचिंग में केमिस्ट्री वाले गुरुजी पढ़ाते हैं, उनकी घरवाली कैसे हुआ था, अंडवाहिनी के अंदर ट्रांसप्लांट हो गया था। अभी मेरे दिमाग में वही केस आया है, बाकी आते रहते हैं केस। तो हाँ, बहुत रुपए लगे थे जब जाके वो वहां से वो बच्चा निकाला गया था। अंडवाहिनी में ये तो एरर केस है बेटा, अपवाद है, क्योंकि भ्रूण का निर्माण केवल गर्भाशय में होता है। अंडवाहिनी तो एक अंडवाहिनी पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अब देखिए अंडाशय के बारे में बात करते हैं। अंडाशय क्या बताइए? अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। क्वेश्चन ये है कि अंडाणु का निर्माण कहां होता है? अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण कहां होता है बच्चों? अंडाशय में। दूसरी बात, अंडाशय अंडाणु का निर्माण तो करता ही है, लेकिन इसके साथ में और क्या काम कर रहा है? देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण भी करता है। आप जानते हैं कि अंडाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अलावा अंडाशय एक हार्मोन और स्रावित करता है। कोई बताएगा बेटा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा अंडाशय एक हार्मोन और स्रावित करता है, और यहां पे नहीं है वो हार्मोन, बताया कोई? और वो हार्मोन स्रावित करता है कौन सा? रिलैक्सिन। कौन सा बेटा? रिलैक्सिन। ये हार्मोन भी अंडाशय स्रावित करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? जो जगन संधान, प्यूबिस सिम्फाइसिस का जो जॉइंट है, ये श्रोणि मेखला का जो जॉइंट है, इसको ढीला कर देगा, लूज कर देगा। और जब ये जॉइंट लूज कर देगा तो प्रसव क्रिया आराम से हो जाएगी। अंडाशय में अनेक क्या पाई जाती है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का मतलब है पुटक कोशिकाएं। क्या बेटा? पुटक कोशिकाएं। और ये जो पुटक कोशिका होती हैं, यही क्या बनाती है? अंडाणु का विकास करती है। जो पुटक कोशिका बनती है, एक पुटक नहीं बनती, बहुत सारी पुटक बनती है। लेकिन उन पुटकों में एक कोशिका का विकास होता है, बाकी और सारी कोशिकाओं को घेर लेती है। ठीक है बेटा, एक कोशिका का विकास होगा, बाकी उसको घेर लेंगी। तो अंडाणु निर्माण किससे होता है? पुटक कोश, फॉलिकल से। ग्राफियन मतलब किससे होता है बेटा? और एक परिपक्व पुटुका को बोलते हैं ग्राफिन पुटक। ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फॉलिकल का मतलब है पुटक कोशिका। क्या बेटा? पुटक कोशिका। और पुटक कोशिका का जो कार्य है, पहले बनेगी प्राथमिक पुटक बनेगी बेटा। प्राथमिक, फॉलिकल का मतलब प्राथमिक पुटक बनेंगे, फिर बनेंगे द्वितीयक पुटक। क्या है बेटा? ये द्वितीयक पुटक है। क्या है? द्वितीयक पुटक। पहले प्राथमिक पुटक बनेंगे, द्वितीयक पुटक बनेंगे, तो यहां दिखा नहीं रखा, तृतीयक पुटक भी बनते हैं। मैं लिखा था बेटा डायग्राम में, तृतीयक पुटक भी बनते हैं। और अंत में क्या बनेगी? ग्राफियन पुटिका, और जिसको बोलते हैं आप लोग परिपक्व पुटिका।
ये परिपक्व पुटिका है और परिपक्व पुटिका से क्रिया कौन सी होती है? अंडोत्सर्ग। कि जब परिपक्व पुटिका अंडाशय किनारे पर आती है और जब ये फटती है तो परिपक्व अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया कौन कहलाती है? अंडोत्सर्ग। क्योंकि इसी ग्राफीन ये परिपक्व पुटिका है, ये फटेगी तो अंडोत्सर्ग होगा। अंडाणु कहां पे आएगा? फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका के किस भाग द्वारा अंडाणु को सबसे पहले ग्रहण किया जाता है? झल्लरी या झालर द्वारा। झालर से झालर होते ऐसे अंडाशय होते हैं, जो झल्लरी होती है ये वाले ऐसी भाग, फिर इससे कीपक में आएगा, कीपक से तुम्बिका में पहुंचेगा। आपसे पूछे अंड, देखो निषेचन क्रिया कहां पर होती है? मादा के किस अंग में होती है? फैलोपियन नलिका में। ठीक है, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि फैलोपियन नलिका के किस अंग में निषेचन क्रिया संपन्न होती है? यदि फैलोपियन नलिका का अंग पूछ रहा है तो वो अंग कौन सा है? तुम्बिका। देखो बेटा, ये फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन, इसका होता है तुम्बिका। तो यहां पर होगा तुम्बिका में क्या होगा बेटा? निषेचन इसी में होता है तुम्बिका में। फैलोपियन नलिका का फूला हुआ भाग होता है जो तुम्बिका बोलते हैं, वही क्या होती है? निषेचन क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, ये तो पता ही है आपको कि परिपक्व पुटिका फट गई, अंडोत्सर्ग क्रिया हो गई, अंडाणु अंडवाहिनी में आ गया। लेकिन अब जो फटी हुई ग्राफियन पुटिकाएं हैं उन्होंने क्या बना ली? कॉर्पस ल्यूटियम, एक अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण कर लिया। देख रहे बेटा, अंडोत्सर्ग के बाद बनने वाली संरचना को, जिससे क्या प्राप्त होता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि संरचना कौन सी बनती है? कॉर्पस ल्यूटियम बनती है अंडोत्सर्ग के बाद। जो फटी हुई ग्राफिन पुटिकाएं होती हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम अत्यधिक मात्रा में क्या स्रावित करती है? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है। और प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। आप जानते बड़े, पता होगा कि प्रोजेस्टेरॉन के अभाव में गर्भपात हो जाता है, सुना होगा। स्रावित करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब यह गर्भावस्था का नियमन करता है, नियमन करता है। इसके अभाव में, अभाव या कमी से गर्भपात हो जाता है। यदि प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो गई तो गर्भपात हो जाएगा। तो गर्भपात के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? इसकी कमी जिम्मेदार है। प्रेगनेंसी बढ़ाने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसकी कमी हो गई, गर्भावस्था का नियमन करता है, इसके अभाव या कमी से गर्भपात हो जाता है। अब बात करेंगे अंडवाहिनी के बारे में। तो देखिए, एक बार में क्यों नहीं मान रहा? दस हो गए थे बेटा। तो अंडवाहिनी क्या है? ये अंडवाहिनी है, पता है बेटा आपको? अंडवाहिनी यह अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाते हैं। ये पता ही है बेटा, अंडाशय से अंडाणु अंडवाहिनी में आता है और अंडवाहिनी से निषेचन होगा और वो कहां पहुंचेगा? गर्भाशय में। निषेचन सामान्यतः यही होता है। कहां? निषेचन सामान्यतः यही होता है, मतलब
अंडवाहिनी में। क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्ट में आएगा बेटा कि निषेचन क्रिया कहां पर होती है? अंडवाहिनी में, और अंडवाहिनी के तुम्बिका वाले भाग में। गर्भाशय के बारे में बात करें, गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है भ्रूण का विकास, बता दिया आपको मैंने। गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रूण विकास। और योनि का जो मुख्य कार्य होता है संभोग तथा प्रसव मार्ग प्रदान करना। संभोग मतलब कि योनि संभोग क्रिया संपन्न की जाती है, और प्रसव क्रिया, प्रसव जानते हो, बच्चे को जन्म देने की क्रिया, बच्चे को जन्म देने की क्रिया, यह प्रसव कहलाती है। तो योनि दो काम करती है, संभोग का कार्य भी करती है और प्रसव मार्ग प्रदान करती है, बच्चे को बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि योनि का कार्य है, दो कार्य दे देंगे, दो नहीं देंगे, क्या आएगा? एक दो, बी में देंगे ए और बी दोनों, और सी में नहीं वाला ऑप्शन आएगा, तीनों में से कोई नहीं। तो दो कार्य होते हैं, ये याद रखना है। अब देखिए स्तन ग्रंथियों के बारे में। स्तन ग्रंथियां क्या काम करती है बेटा? सबसे पहला कार्य जो होता है दुग्ध का उत्पादन का कार्य, महत्वपूर्ण जो कार्य होता है स्तन ग्रंथियों, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध निर्माण। इसमें जो पता है आपको लोब पाई जाती हैं, एल्विओलाई तथा दुग्ध नलिकाएं होती हैं। ये स्तन ग्रंथियों कुछ फूले हुए भाग होते हैं बेटा, जो दूध का स्थायी संग्रह करते हैं, जिनको दुग्ध कूपिकाएं बोलते हैं, दुग्ध कूपिकाएं। एक बात ये याद रखना आपको, प्रोलैक्टिन का कार्य होता है दुग्ध निर्माण, और ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है दुग्ध निष्कासन। क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्ट में, दुग्ध निष्कासन हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। बेटा जब प्रसव क्रिया होती है ना तो दर्द होते पेट बहुत सारे, देखा होगा, मैं कहता महिला को साथ दर्द हो रहे हैं, वो दर्द इसी के कारण होते हैं, किसी कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। और जब महिलाओं को इसी से बच्चा जो जुड़ाव, मजबूत जुड़ाव है गर्भाशय के अंदर, वो ढीला होता है और योनि मुख खुलता है, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है इसी से खुलती है। यदि इसकी कमी रही तो फिर ये इंजेक्शन लगाते हैं महिलाओं को, और वो तभी लगाते हैं कि जब 3 फिंगर 2 फिंगर पे, ध्यान रखना रुदावल में तो 3 फिंगर पे लगाते हैं, तो ये लूज हो गया, अब ये खोल सकता है पूरा, और 2 फिंगर रहा तो डायरेक्ट रेफर भरतपुर के लिए। भरतपुर रिस्क ले लें, ये देख लेते, कोई दिक्कत नहीं, खुलता तो ठीक है, ना तो ऑपरेशन तो बाहर निकाल देंगे, सुविधा है वहां पे। जहां सुविधा नहीं है वो रिस्क नहीं लेते, वो कोशिश करते हुए 3 फिंगर लूज, 3 फिंगर हो गया तो हम लोग ऑक्सीटोसिन दे देंगे और बच्चों को प्रसव क्रिया संपन्न करा देंगे। यदि 2 फिंगर ही रह गया, योनि मुख 2 फिंगर ही खुला, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे भरतपुर को। तो ये बात ध्यान रख, दुग्ध निर्माण हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। मान लो कि कोई भैंस, कोई मवेशी है, गर्भवती हो गई, तो वहां कहते हैं ना सब एंग्री कर रही है, इसका मतलब है दूध का निर्माण चल रहा है, ये हार्मोन साथ हो रहा है, दुग्ध बन रहा है, जिसको कीला बोलते हैं, इकट्ठा होता है, जैसे उसका भाषण बढ़ता जाता है, स्तनों का आकार बढ़ता जाता है, और जब बच्चा हो जाता है तो ये स्रावित है, दूध निष्कासन कर दे, निकल है बाहर। जब तक बिना बच्चे के दूध निकाल सकते हो क्या? भैंस ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, आप दूध निकाल सकते हो? किसी का भी नहीं बेटा, भैंस की बात कर रहे हो, किसी का भी नहीं, दूध निकलेगा ही नहीं। लेकिन बेटा एक बार क्या हुआ था कि एक भैंस, बच्चे को जन्म नहीं दिया लेकिन वो दुग्ध निकल रहा था स्तनों से, मेरे से कहते थे बिना दूध के, बिना उसके स्तनों, ये प्रसव क्रिया के दूध निकल रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये दूध इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसके कोई ना कोई अनहोनी हो गई, इसके गर्भ में बच्चा नष्ट हो गया, वाकई वही कंडीशन थी, गर्भ बच्चा नष्ट हो गया। तो कहीं हो जाता कोई कमी से?
अब देखिए युग्मक जनन सब जानते हैं, युग्मक जनन का मतलब है युग्मकों का निर्माण। एक बात ध्यान रखना है, युग्मक जनन में कौन सी क्रिया होती है? युग्मकों का निर्माण होता है। अब यहां में दो प्रकार के बिठाए, शुक्र जनन और अंड जनन। आप पढ़ोगे शुक्र जनन के बारे में। शुक्र जनन में क्या होता है? सबसे पहले याद रखना, शुक्र जनन कहां पर होती, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्ट में कि शुक्र जनन क्रिया कहां संपन्न होती है। तो ये बात ध्यान रखना, वृषण में संपन्न होती क्रिया तो वृषण में होती है। दूसरी बात, इसका शुक्र निर्माण का क्रम क्या है? देखो सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बनती है, फिर प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, फिर बनते हैं स्पर्मेटिड, फिर बनते हैं शुक्राणु। या प्राथमिक, ये प्राथमिक क्या बेटा? स्पर्मेटोसाइट। ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। इससे पहले बेटा देखो जो होती है नर जर्म कोशिका, नर चर्म कोशिका, ये नर जर्म कोशिका लगातार विभाजन करती हैं और बनी कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और इनको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जन कोशिका। क्या बोलते हैं हिंदी में इनको? शुक्राणु जन कोशिका। शुक्राणु जन कोशिका, इससे बनेगा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। इसको बोलते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं। फिर बनेगा शुक्राणु पूर्वी। क्या बनेगा? ये बता दिया आपको, शुक्राणु पूर्वी बनेगा। और फिर बनेगा शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ। ये क्रम याद रखना। अंडजनन देखिए, अंडजनन कहां पर होता है बेटा? अंडजनन की जो घटना होती है वो होती है अंडाशय में। एक बात ध्यान रखना, अंडाणु का निर्माण कहां पे होता है? अंडाशय में। दूसरी बात, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया है, सबसे पहले क्या बनता है बताइए? बेटा सबसे पहले ये ऊगोनिया है, इसको, ये शब्द को क्या है? ऊगोनिया। ऊगोनिया, ऊगोनिया बनेगी बेटा अंडाणु जन कोशिकाएं। ऊगोनिया से प्राथमिक अंडाणु बनेगा, द्वितीयक अंडाणु बनेगा और परिपक्व अंडाणु। ये क्रम याद रखना। विशेषता क्या है? बड़े क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन याद रखना, एक ही अंडाणु बनता है। ये बात रखना, महिला के अंडाशय से कितने अंडाणु बनते हैं? ओनली एक। वो एरर केस है कि कभी हमारी याददाश्त कोशिकाएं भूल जाती हैं कि भाई इस अंडाशय में अंडाणु बनाना था या अगले अंडाशय बनाना था, और दोनों अंडाशय में दो अंडाणु बन जाते हैं और दो बच्चे हो जाते हैं। वो भी असमान विभाजन होता है, क्योंकि जो बड़ी कोशिका बनती है वो अंडाणु बनाती है, जिसको द्वितीय प्राथमिक ऊसाट बोलते हैं, और एक ध्रुवकाय बनती, छोटी बनती है। असमान विभाजन है, बता देखा होगा आपने। अब मासिक चक्र के बारे में बात करते हैं। मासिक चक्र की अवधि याद रखना बेटा,
कितनी अवधि होती है? 28 दिन की अवधि। ये आपका ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा, 28 दिन की होती है। और जो चरण है बेटा, मासिक चक्र के चरण याद रखना। सबसे पहले मासिक चरण, मासिक चरण में क्या होता है? रक्त स्राव होता है। प्रोलिफेरेटिव चरण, इसमें बेटा पुटक परिपक्वन क्या होता है? पुटक परिपक्वन मतलब पुटक परिपक्वन में क्या बनेगी? परिपक्व पुटिका बनेगी, ग्राफीन पुटिका बनेगी। इससे क्या बनेगी बेटा? फिर आती है स्रावी पुटिका, स्रावी चरण। इससे क्या बनती है? परिपक्व पुटिका बनती है। और इस परिपक्व पुटिका से स्रावी चरण जानते हो, जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, ग्राफीन पुटिका का अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो फिर बनती है का? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बन गई तो स्रावी चरण आ गया ना। इसमें क्या होता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। और हार्मोन कौन से बनते हैं बेटा? इस मासिक चक्र में जो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, देखो एफएसएच और एलएच, ये तो जिम्मेदार है। एफएसएच किसके लिए? पुटिका निर्माण के लिए। किसके लिए बेटा? पुटक निर्माण। और ये निर्माण किसके लिए बेटा? अंडोत्सर्ग के लिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रो द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ये हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हार्मोन्स है बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है बेटा, जीएनआरएच जानते हो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका ये किस, देखो एफएसएच एलएच नियंत्रित करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है बेटा। इसका कार्य होता है इसको नियंत्रित, दोनों को नियंत्रित करना। कोई हो गया जीएनआरएच का निर्माण क्या होता है? ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है बेटा। उसका कार्य होता है इन दोनों हार्मोनों को नियंत्रित करना। और एफएसएच कार्य होता है पौधों को बता, फॉलिकल विकास या पुटिका विकास, पुटकीय विकास, पुटिकीय विकास। देखिए आगे, एलएच का कार्य होता है अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार होता है एलएच। पुटक निर्माण तो निर्माण और विकास के लिए आवश्यक होगा एफएसएच। 17वां हो गया, 18वां। और लास्ट रह गया निषेचन क्रिया। अब देखिए बेटा, निषेचन में क्या होगा? शुक्राणु अंडाणु का मिलन होगा। ये भी एन है, ये भी एन है, जाइगोट बनेगा 2n। इसको बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज बनता है। स्थान कहां होता है या युग्मनज कहां बनता है बेटा? अंडवाहिनी में बनता है, बात ध्यान रखना। उसके अलावा आप याद रखोगे भ्रूण विकास के बारे में। देखिए भ्रूण विकास कहां होता है? भ्रूण विकास कैसे होता है? देखो पहले जाइगोट जो आपका युग्मनज बना था, युग्मनज से बनता है मोरूला। ब्लास्टोसिस्ट क्या बनती है? कोरक, कोरक पुटी बनती है। और कोरक पुटी का आरोपण होगा
और आरोपण के बाद में भ्रूण निर्माण क्या होगा बेटा? भ्रूण निर्माण। और फिर भ्रूण निर्माण हो जाएगा तो बेटा भ्रूण का विकास भी होगा। गर्भाशय थोड़ी सी पूरा कर दो इसको। गर्भाशय का मतलब क्या बेटा? गर्भाशय प्लेसेंटा का जो कार्य होता है पोषण, गैस विनिमय और अपशिष्ट पदार्थ निष्कासन। याद रखना बेटा प्लेसेंटा का जो आपकी प्लेसेंटा जानते हो गर्भनाल का कार्य क्या होता है? उसी से बच्चों को पोषण मिलता है, मां से उसी से गैसों का विनिमय होता है और अपशिष्ट निष्कासन भी उसी से होता है। प्रसव क्रिया की बात करें बेटा तो प्रसव क्रिया के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो बता दिया आपको ऑक्सीटोसिन, और रिलैक्सन भी जॉइंट खोलने के लिए कारगर होता है। ये सारांश है केवल मानव जनन में नर व मादा जनन तंत्र शामिल है, युग्मकों का निर्माण होगा, निश्चित होगा, भ्रूण विकास होगा और कोई दिक्कत नहीं है। ये 23 माह है। ये और वो है बेटा 2 मिनट में हो जाएगा, कर दें इसको। कितना टाइम लगेगा बेटा? अभी करते कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में हो जाएंगे, 5 मिनट में। फास्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो इधर देखो, क्वेश्चन तो फास्ट करो। सबसे पहले स्त्री जनन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है बताइए? वृषण अंडाशय प्रमुख अंग है। यहाँ ए बी ऑप्शन है बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु निर्माण और हार्मोन स्राव है, बी ऑब्जेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन, अंडाणु का विकास कहां होता है बताइए? अंडाणु का विकास कहां होता है? कहां जगह पूछ रहा बेटा? गर्भाशय में होता है, फॉलिकल में होता है, योनि में होता है, अंडवाहिनी में होता है? विकास अंडवाहिनी में होता है। दो बेटा प्राथमिक ऊसाट के रूप में अंडोत्सर्ग होगा। अंडाणु का लास्ट जो विकास है, द्वितीय जो ऊसाट बनता है, द्वितीय विभाजन तो होता है ना, वो तो अंडवाहिनी में होता है, डी ऑप्शन। उसके बाद में निम्न में से परिपक्व फॉलिकल कौन सा है? परिपक्व फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल है बेटा, ग्राफियन पुटिका है। पांचवा क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग क्या है? पांचवा क्वेश्चन अंडोत्सर्ग क्या है? अंडाणु का, परिपक्व अंडाणु का निकलना है अंडोत्सर्ग बेटा। सही। उसके अलावा छठवां क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन स्रावित करती है बताइए? प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, ये करती है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती है, बी ऑप्शन। छठवां तो हो गया। सातवां, निषेचन सामान्यतः कहां होता है बेटा? अरे निषेचन तो अंडवाहिनी में होता है, बताया नहीं क्या आपको? है ध्यान नहीं है? निषेचन अंडवाहिनी में होगा बेटा।
हाँ, मैं सारे क्वेश्चन पहले बताता गया, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। आठवां क्वेश्चन, भ्रूण का विकास कहां होता है? भ्रूण का विकास बताया था गर्भाशय में होगा। और योनि का मुख्य कार्य बताया था मैंने आपको, संभोग और प्रसव बताया था मैंने आपको। और उसके अलावा 10वां क्वेश्चन, दुग्ध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बताया था प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण के लिए जिम्मेदार बताया था आपको। 11वां क्वेश्चन है कि दूध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन। निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन बताया था आपको। 12वां क्वेश्चन, युग्मनज का अर्थ क्या है? युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। बी ऑब्जेक्ट आएगा। और 13वां क्वेश्चन होता है बेटा, शुक्र जनन कहां होता है? शुक्र जनन कहां होता है बताइए? शुक्र जनन होता है वृषण के अंदर, बताइए आपको होता है ना। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है बेटा, अंड जनन में कितने अंडाणु बनते हैं? बताया था आपको ओनली एक अंडाणु बनता है, अभी बताया था मैंने आपको। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन बताएंगे आपको, मासिक चक्र की सामान्य अवधि कितनी है? बताया था आपको 28 दिन, सी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए अंडोत्सर्ग कराता है? एलएच कराता है। यदि बेटा एलएच का श्रवण नहीं हुआ, अंडोत्सर्ग नहीं होगा एलएच के अभाव में। इसलिए अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन्स है वो आपको याद रखना है, और वो होता है एलएच। 17वां जो क्वेश्चन होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स किसे नियंत्रित करता है? बताया था भी आपको, एफएसएच व एलएच को नियंत्रित करता है। 18वां क्वेश्चन, निषेचन के बाद बनने वाली संरचना बताई थी आपको, जाइगोट बनता है युग्मनज, सी ऑप्शन। और 19वां क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का कार्य क्या है? गैस विनिमय और पोषण बताया था आपको, गैस विनिमय और पोषण, बी ऑब्जेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका प्रसव। प्रसव किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सीटोसिन। प्रसव क्रिया के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? भाई अब देखो, एलएच तो अंडोत्सर्ग के लिए है, ये प्रोटीन निर्माण के लिए है। ऑक्सीटोसिन ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए है। तो ये क्या हार्मोन? ये तो बचा जो गर्भाशय ग्रीवा को खोलेगा, बच्चा लोग बाहर निकलेगा। हाँ, दूध निष्कासन में कार्य होता है इसका। तो धन्यवाद बच्चों, ये टॉपिक पूरा हो गया आपका। बीसी क्वेश्चन है, रह कहां से गए?